हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है भाई, हमने भाई सीरीज चला रखी है 2005 से लेकर 2024 तक। जितने भी हमारे PYQ है यानी हिंदी साहित्य के UGC नेट के जितने भी हमारे पेपर हुए वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। आज 2021 का हम पेपर करेंगे, द्वितीय पाली वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारे पेपर का। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। ठीक है, तो राजशेखर काव्य मीमांसा भाई, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। तो ए का 4 है, ए का 4 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नीचे व्याख्या देखते हैं। ग्रंथ और रचनाकार है राजशेखर का भाई ग्रंथ है, ये उल्टा दे रखा है। इधर रचनाकार आएंगे और इधर ग्रंथ आएंगे भाई। राजशेखर की काव्य मीमांसा, भट्टनायक का हृदय दर्पण, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती। अगला क्वेश्चन है भाई, नंद दुलारे निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। जो सही है वो हमें बताना नंद दुलारे वाजपेयी जी के संबंध में भाई। तो देखते हैं क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृत्तीय के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बिल्कुल ठीक है भाई। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलपरक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया नहीं। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वतंत्रतावादी आलोचक थे। बिल्कुल ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित थे। गलत है ये। तो पहला और तीसरा अपना ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। नीचे भी देख लेते हैं व्याख्या इसकी। नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की भ्रातृ के रूप में प्रतिष्ठित किया भाई। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदवादी आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो भाई अंधेर नगरी है वो हमारा क्या है। तो अंधेर नगरी क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम सीधा ही देख लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था इसके बारे में, अंधेर नगरी वाले को। अंधेर नगरी क्या है भाई, क्या है इसका, ये प्रहसन है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक रहेगा। अंधायुग गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली का है हबीब तनवीर का भाई। ठीक है, और ये भाई आप सभी को पता हमारे UGC नेट में लगे हुए हैं नाटक। अगला, नाखून क्यों पड़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है। ठीक है, नाखून क्यों पड़ते हैं ये क्या है, निबंध है और किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये पूछा भाई किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो अशोक के फूल, कल्पलता, कुटुज, आलोक पर्व। तो ये कल्पलता में क्या है, संकलित है। नाखून क्यों पड़ते हैं भाई, नाखून क्यों पड़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता 1951 निबंध संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, जो कल्पलता है इसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कुटुज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितरक 1957, विचार प्रभाव ये 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की, एक मिनट रुको भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्या कहा भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है इनके कथन में। अगला क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। क्या भी बादल को घिरते देखा है, ये क्या है, कविता विधा की है। ठीक है, इससे संबंधित बादल को घिरते
बादल को गिरते देखा कविता से संबंधित सही के तथ्य बताने हैं। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नहीं भाई, गलत है ये। क्या है? गलत है, पहला गलत है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। अभी नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, ये ठीक है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। नहीं भाई, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्रण है, ये भी ठीक है। तो इसमें सही बताना था हमें, तो दूसरा और चौथा हमारा सही रहेगा। डी ऑप्शन ठीक है अपना। तो देखते हैं, बादल को गिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य 2 और 4 है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्रण है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। क्या दिया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। क्या भाई? जो बाबा नागार्जुन है उनको आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। याद रखने वाले तथ्य हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्थरहीन नगनगाज शीर्षक से काव्य लिखा। क्या भी? पत्थरहीन नगनगाज शीर्षक से क्या लिखा था? काव्य लिखा था, और ये मैथिली भाषा में है। और किसका? ये नागार्जुन का है। इसमें 52 कविताएं संकलित है। कितनी कविताएं संकलित है? 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, 1968 में पत्थरहीन नगनगाज पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भाई, ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। किस नाम से लिखते थे कविता? यात्री उपनाम से लिखते थे भाई। और इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। क्या था? इनका मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र था। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं नागार्जुन के बारे में, आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है भाई। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, जो भोजराज है उनकी पुस्तक कौन सी है? इसमें से अभिनव भारती, विवेक, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुकम या श्रृंगार प्रकाश? तो श्रृंगार प्रकाश किसकी है? भोजराज की पुस्तक है भाई। तो भोजराज की पुस्तक का नाम क्या है? श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण है। ठीक है। इनका समय 11वीं सदी और जन्म स्थान मालवा है। किसका? भोजराज का। ठीक है, देखो सरस्वती कंठाभरण किसके? भोजराज की पुस्तक का नाम है। श्रृंगार प्रकाश भी अभिनव भारती, आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है, ऊपर भी आई है। इसमें नाट्यवेद निर्वृत्ति भी कहा गया। जो अभिनव भारती है इसको नाट्यवेद विवृत्ति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट यानी राजनिक की पुस्तक है। इसका समय 11वीं सदी का, पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुकम भट्ट तोत की ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुकम विवरण नाम से टीका लिखी है। ठीक है भाई, जो काव्य कौतुकम है किसका? भट्टोत का है, और अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुकम विवरण के नाम से टीका लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हमें बताने हैं। तो देखते हैं, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं को मार्मिक चित्र खींचे। जो घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। बिल्कुल ठीक है। घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है, ये गलत है भाई। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। घनानंद की कविता अविदा मूलक है, ये क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा अपना ठीक रहेगा भाई, बी ऑप्शन अपना ठीक है। ठीक है, घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। भाई, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? हमको मिलान करना है। सक्टार, महाराष्ट्री, धातु सेन, गोवर्धन दास। तो ये भाई क्या दे रखे हैं? ये पात्र दे रखे हैं। एक तरफ पात्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या है? रचना दे रखी है, यानी नाटक दे रखे हैं।
तो हमें क्या है, इनका मिलान करना है। तो करते हैं। जो गोवर्धन दास है ये किसका है, अंधेर नगरी का, यानी डी का एक ओनली डी ऑप्शन में है। आगे देखते हैं। सक्टार चंद्रगुप्त का है भाई। महाराष्ट्री भारदुर्दशा का है। और धातु सेन सकंदगुप्त का है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। ये रहा सक्टार चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक इसका जयशंकर प्रसाद का, और सक्टार क्या है, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है भाई। और महाराष्ट्री भारदुर्दशा नाटक की पात्रा है, और भारतेंदु जी का ये नाटक रहेगा। धातुसेन सकंदगुप्त का पात्र है, और जयशंकर प्रसाद का ये नाटक रहेगा। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का पात्र है, और भारतेंदु जी का ये नाटक रहेगा भाई। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ध्रुव स्वामी इसमें 1933 में आएगा, सबसे लास्ट में ध्रुव स्वामी ही आएगा। देखो ये रहा डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो देखो यहाँ भी डी ऑप्शन है। हम इनका सभी का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम देखते हैं। राजश्री 1915 में, अजातशत्रु 1922 में, सकंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामी 1933 में हुए। तो राजश्री से क्या सबसे पहले आएगा, फिर अजातशत्रु, फिर सकंदगुप्त, फिर ध्रुव स्वामी। और जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, विशाख 1921 में, जन्मे जय का नाग है 1926 में, कामना 1927 में, एक गुट 1930 में, और चंद्रगुप्त 1931 में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। ठीक है, तो अभिकथन और भाई जो कारण है वो हमें देखने हैं। अभिकथन है, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। क्या भाई, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। ये भी क्या है, ठीक है। तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है भाई, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है। जो मेरी तिब्बत यात्रा है, ठीक है, ये किसकी है, राहुल सांस्कृत्यायन की है। तो इसकी भाषा शैली की विशेषताएं क्या है। तो पहला ऑप्शन है भावपरक, संस्कृतनिष्ठ एवं तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, या चिंतन प्रधान। तो भाई इसमें सही उत्तर बताना है। तो संस्कृतनिष्ठ और तर्कपूर्ण मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता है, और दूसरी है युग विशेष का आभास देने वाली। तो 2 और 3 अपना ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण एवं युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी में राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा था। जो मेरी तिब्बत यात्रा, ये क्या है भाई, यात्रा साहित्य है, यानी यात्रा वृत्तांत है, और 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके कवि का क्या नाम है, राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन 12वां, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है। जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो भाई लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। किसको, लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से लेकर 1905 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक में से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध को लिखा है। और ये 11वीं क्लास में भी लगा हुआ है, जो आपके KVS और भाई एस्टेट में क्या है सिलेबस दे रखा है, उसमें भी। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र देखते हैं कौन कौन से हैं। राजकुमारी, चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, रिंतभरा। तो राजकुमारी, चंद्र दीक्षित है और सुचरिता है। तो ए और 2 ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, भाई आत्मकथा नहीं है, ये क्या है, उपन्यास विधा का है भाई, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा था 1946 में। इसके अन्य पात्र है बाणभट्ट, निपुणिया या इनको न्यूनिया भी कहते हैं, प्रेम का
उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह, ठीक है, कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन कौन से ये हमें बताना है। बिरादरी बहार नहीं भाई, राजा निर्बसिया है, ठसक नहीं है, कस्बे का आदमी ये भी कमलेश्वर का है। तो सही उत्तर बताना है, तो सही में 2 और 4 ठीक रहेगा, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। कमलेश्वर के कहानी संग्रह राजा निर्बसिया 1957 और कस्बे का आदमी 1958 है। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह है खोई हुई दिशा 1963 ईस्वी में, मांस का दरिया 1966 काफ़ी महत्वपूर्ण है, मांस का दरिया, बयार 1973 में, आज़ादी मुबारक 2002 में आदि। परिंदे कहानी के पात्र हैं, जो परिंदे कहानी है उसके पात्र कौन कौन से हैं हम सीधे ही देख लेंगे भाई इसको। देखो, परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर होब्रूक, ठीक है। और परिंदे कहानी भाई 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये क्या है, कहानी संग्रह है, कहानीकार निर्मल वर्मा ने इसको लिखा, ठीक है। जो परिंदे है ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, ठीक है भाई। जो नामवर सिंह है इन्होंने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड भीषम सहानी के उपन्यास तमस का पात्र है, जो रिचर्ड है और भीषम सहानी के जो उपन्यास है तमस, जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका पात्र है भाई रामधन। ये रामधन मिश्र है जो मुंशी प्रेमचंद्र के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। तो भाई जो परिंदे कहानी उसके पात्र कौन कौन से हैं, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर होबर्ट। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है, ये मेहता और मालती के बीच भाई हुआ है ये संवाद। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाइए। संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। और ये उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इसको लिखा है। और इस उपन्यास के अन्य पात्र है होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दिन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का वृहद अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है, ठीक है। रिचर्ड तो ऊपर आया था, ठीक है, नत्थू भी है, हयात बख्श भी है, लेकिन रत्तो नहीं है भाई, ठीक है। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीषम सहानी के तमस 1973 ईस्वी के उपन्यास के पात्र है रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जैनरल सिंह, हरनाम, वंतो है, देखो रत्तो आया है यहाँ पे, वंतो है, लक्ष्मी नारायण, नूरी, इलाही और मोहन भाई। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, ठीक है। जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं वो दिनकर जी की है भाई, ठीक है। और इसमें भी दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, नव उत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में या सामासिक संस्कृत के कवि के रूप में। तो नव उत्थान के कवि के रूप में इन्होंने आख्यायित किया है भाई। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में भाई संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था। 1946 में भाई इसका प्रकाशन हुआ था, संस्कृति के 4 अध्याय। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। लुइपा,
स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। तो सबसे पहले भाई स्वयंभू आएंगे, ठीक है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं ये, तो सीधे ही देख लेते हैं। पहले स्वयंभू 783 में इनका जन्म हुआ था, लुइपा, फिर उसके बाद पुष्पदंत 1972 में, हेमचंद्र 1088 ईस्वी में। तो लुइपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिला है भाई, ठीक है। तो पहले स्वयंभू, लुइपा, पुष्पदंत और हेमचंद्र। अगला है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। जो चतुर्भुज दास है, ठीक है, अष्टछाप के कवियों में ये हुए हैं, ठीक है, उसके संबंध में क्या सही है ये हमें बताना है। तो कुंभन दास के पुत्र थे, बिल्कुल ठीक है। तो ये कट हो गया, एक इसमें भी एक इसमें भी है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, नहीं भाई। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, नहीं भाई। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है, जो हितजू को मंगल है ये इनकी काव्य कृति है, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 4 अपना ठीक रहेगा, यानी सी ऑप्शन अपना ठीक है। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है भाई। चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1585, यानी 1530 में जन्म हुआ था, 1585 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु गोसाई विठलनाथ थे। कौन थे? विठलनाथ थे भाई, जो वल्लभाचार्य के पुत्र है। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका भाई? चतुर्भुज दास का। ये अष्टचाप के कवि थे। अष्टचाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े थे तथा नंद दास सबसे छोटे थे भाई। जो कुंभन दास थे वो सबसे बड़े थे और नंद दास जो थे सबसे छोटे थे भाई अष्टचाप के कवियों में। सही मिलान करना हमें, ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं। सही मिलान में ओष्ट पै 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 आ गया ना, ओष्ट पै, तो 1 और 2, 1 और 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना ठीक होगा। लेकिन आगे भी हम मिलान करते हैं। दंत तय 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 आ गया ना, दंत बोल के देखा करो, बोलने से जैसे हम उच्चारण करते हैं ना वैसे हमारे ठीक हो जाएंगे। कंठ, ठीक है, कंठ में ग कै ख ग, ये क्या है? हमारे उच्चारण स्थान है कंठ का। तालव्य च छ जय, ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और जिस भी बच्चे ने, जो मैंने उच्चारण की क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, वो जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज़ उस क्लास को आप देख लो। मैंने ट्रिक से बता रखी है, आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाएंगे और आप इनमें कभी गलती नहीं करोगे। तो प्लीज़ आप जाके वो क्लास देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी व्याकरण की, तो आप जाके देख सकते हो। वर्णों के उच्चारण स्थान का सही सुमेल: पै, ओष्ठ, दंत तय, कंठ ग और तालव्य च भी। अगला क्वेश्चन है, तो भाई अनुकरण वाला है, सीधा ही देख लेंगे। रिपब्लिक, माइन इन द मॉडर्न वर्ड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेंट एंड मॉडर्न, तो इसको सीधा ही देख लेंगे। रिपब्लिक सबसे पहले आएगा और प्लेटो की है ये रचना, ठीक है। रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की है भाई, ठीक है, किसकी है? प्लेटो की है। और 380 ईस्वी पूर्व इसका प्रकाशन हुआ था। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आई.ए. रिचर्ड की है और 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। एंड मॉडर्न ये टॉम स्टेंस इलियट की है, 1936 में प्रकाशन हुआ था। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये लियोनेल लिटरिंग की है भाई, 1972 में प्रकाशन हुआ था। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सबसे पहले रिपब्लिक आएगी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आएगी, एसेंट एंड मॉडर्न आएगी, फिर माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड आएगी। तो अगला क्वेश्चन है अपना, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनके अनुसार जो चंद्र बरदाई जी है वो क्या है? तो केवल कवित्व के रचयिता नहीं भाई, इन्होंने तो काफ़ी सारे छंदों का ज्ञान है। हिंदी के प्रथम महाकवि बिल्कुल है। केवल दोहा और तोमर के रचयिता नहीं भाई, व्याकरण में परंपरागत बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 4 इनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो डी ऑप्शन ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्र बरदाई व्याकरण में परंपरागत थे। छप्पे इनका निजी छंद था, जो छप्पे था वो इनका निजी छंद था भाई। शिव सिंह सेंगर ने चंद्र बरदाई को छप्पों का राजा कहा है, ठीक है, छप्पों का क्या कहा? राजा कहा है, जिसने शिव सिंह सेंगर ने। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहन ने
पूरा किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा ना क्यों, दद मत घृत काढ़ लिया डार दया छुड़ा। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का क्या अर्थ है? तो भाई मट्ठा है। क्या है? मट्ठा है यानी लस्सी। मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा ना क्यों, दद मत घृत काढ़ लिया डार दया छुआ। ये भी 11वीं क्लास में भी कविता लगी हुई है। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का अर्थ है मट्ठा। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री मीराबाई की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं राग गोविंद सोरठा, गीत गोविंद नरसिंह जी का मायरा। मीरा की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगले क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है। ठीक है भाई, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन सा है? वोल्टेयर, हेरोडोटस, विको या कांट? तो वोल्टेयर क्या है? इतिहास दर्शन से संबंधित है भाई, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वोल्टेयर है। वोल्टेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोयत था भाई। ये वोल्टेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य, कथा तथा काव्य शास्त्र रचना लिखी और बंदी परंपराएं का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, चंपा द्वीप, जो चंपा द्वीप है वो किस कहानी में है भाई? चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली में, पिता में, आकाशदीप में या गैंग्रीन में? तो आकाशदीप में ये आया है और जयशंकर प्रसाद की ये कहानी रहेगी। चंपादीप आकाश कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी भी और कहानी संग्रह भी है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। दुलाई वाली 1907 में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की है। गैंग्रीन कहानी आगे की है तथा पिता 1965 की ज्ञान रंजन की कहानी है। और गैंग्रीन का दूसरा नाम क्या है? रोज। ये काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। 27वां क्वेश्चन है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया? जो मैत्री पुष्पा जी है उनके किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है, ये हमें बताना। चाक, झूलानट, अलवा, कबूतरी और इदनम। तो चाक में क्या है? ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। देख लेते हैं। चाक 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उपन्यास है, ये मैत्री पुष्पा का है। और मैत्री पुष्पा जी ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण चाक में किया है। मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास है झूलानट 1999 में, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी में, इदनम है 1994 में, कहे इसरूफाग 2004 में, गुना बेगुना, विजन तिहाड़, बेतवा बहती रहे। ठीक है, और स्मृति दर्ज। तो बेतवा बहती रहे काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से आप लर्न कर लेना, पेपर में अक्सर देखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? ठीक है भाई, नहीं है पूछा, कोलरिज का कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो दे टेबल ट्रोक, लेटर्स, लेक्चर ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथ एसेज। तो ए और डी इनके ग्रंथ नहीं हैं। लेटर्स और लेक्चर ऑन शेक्सपियर कोलरिज के ग्रंथ रहेंगे भाई। तो एलिजाबेथ एसेज द टेबल टॉक ग्रंथ कोलरिज के नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ टी.एस. इलियट का और द टेबल टॉक विलियम्स हेजेंट का ग्रंथ है। कोलरिज द्वारा रचित लेटर्स, लेक्चर ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेज, कन्फेक्स ऑफ इनक्वारिसिंग स्प्रिंग द फ्रेंड एटस टू रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में? जो असाध्य वीणा है वो भाई अज्ञे के किस कविता संग्रह में? तो असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञे जी की। और किस कविता संग्रह में? ये आंगन के पार द्वार में है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देख लेते हैं। असाध्य वीणा अज्ञे के आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, अज्ञे की अन्य कविताएं हैं बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, वे अरि ओ करुणामय प्रभामय 1959 में। अगला क्वेश्चन है,
अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिशाओ दुहि पे पीवत पतूखी। इस उक्त पद में पतूखी का क्या अर्थ है? तो पत्ते का दोना। पतूखी क्या होता है? पत्ते का दोना भाई। ठीक है, तो देखते हैं नीचे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पतूखी। तो पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास की रचना है सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, अभिकथन और कारण भाई। ठीक है, तो ये करने हमें। अभिकथन है, मार्क्सवाद साहित्य सर्जन का प्रधान कारण श्रम को मानता। बिल्कुल ठीक है, जो मार्क्सवाद है वो साहित्य सर्जन का भी प्रधान कारण किसको मानता है? श्रम को मानता है, परिश्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है। तो ए तो सही है। देखते हैं आगे। ए सही है और आर असत्य है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखो, मार्क्सवाद साहित्य सर्जन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना क्या है? असंभव है। ये क्या है? गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं भाई, फूट ले लेते हैं। नहीं आ रहा भाई, इतना ही रखते हैं। तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये किसकी है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। आत्मा की आंखें, चुका भी नहीं हूँ मैं। जो चुका भी नहीं हूँ वो तो आपको पता है शमशेर बहादुर की। ठीक है, तो सी का 3 हो गया। तो सी का 3 देखो भाई, सी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, सी का 3 इसमें भी नहीं है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सी का 3 यहाँ बस ओनली। ठीक है, कुकुरमुत्ता ये किसकी है? निराला जी की है। ठीक है, तो डी का 2 ये रहा। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ ये है रघुवीर सहाय की। ए का 4 आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की है भाई। ठीक है, बी का 1, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। नीचे देखते हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 89 की है, 1989 की है रघुवीर सहाय की। आत्मा की आंखें 1964 की है रामधारी सिंह दिनकर की। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 की है शमशेर बहादुर सिंह की। कुकुरमुत्ता 1942 की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो कबीर कुत्ता, अगला क्वेश्चन है, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, चित खेचे तित जाऊं। तो इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो आत्मसमर्पण की, मान की, दीनता की या कुंठा की? तो आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त हुई, यानी मानसिकता व्यक्त हुई भी। उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर दास अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो कबीर है, कबीरोली, ये कबीर क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। क्या होता है? महान या श्रेष्ठ। कभी पूछा जा सकता है जो कबीर है वो किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान से पढ़ना है। और इसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। भाई नीचे जो दे रखे हैं सभी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। ठीक है, तो समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो भाई इसमें सबसे पहले आएगा सूरजमुखी अंधेरे के। 2 में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो कट हो गया। सॉरी भाई, सॉरी, पहले मित्रों मरजानी आएगा। मित्रों मरजानी आएगा पहले मित्रों मरजानी आएगा। ठीक है, अगर सूरजमुखी अंधेरे के नहीं है, मित्रों मरजानी सबसे पहले, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, इसके बाद है सूरजमुखी अंधेरे के 4, फिर ए लड़की, फिर समय सरगम। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हम नीचे देख लेते हैं इसका कोड अच्छी प्रकार से, यानी प्रकाशन वर्ष इसका। तो मित्रों मरजानी का प्रकाशन वर्ष है 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991 की, समय सरगम 2000 का है। तो 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा 1979 ईस्वी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई कृष्णा सोबती को। पूछा जा सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णा सोबती को अपनी किस रचना पर मिला? तो जिंदगी नामा पर मिला था भाई।
ठीक है मित्रों, अमरजान 1967, सूरजमुखी अंधेरे की 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। और जिंदगी नामा, ठीक है, 1980 79। और नीचे दो कथन दिए गए, फिर अभिकथन और भाई कारण आ गए हैं, ठीक है, वो हमें करने हैं। तो देखते हैं, ये यहीं से स्टार्ट होता है। अभिकथन है भाई, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। जो कल्पना है वो काव्य का अनिवार्य साधन है, ठीक है। कारण है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। ये क्या है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। देखो, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि रस, माधुर्य, लालित्य आदि सभी भाव कल्पना से जुड़े हैं। अतः एक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आर क्या है, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी की क्या क्या स्थापना है, ये हमें बतानी है। तो देखते हैं, महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। नहीं भाई, गलत है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। ये बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने कहा है भाई। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। बिल्कुल ठीक है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियाँ हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। ये क्या है, गलत है। तो 2 और 3 ठीक रहेगा, बी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। सारांश देख लेते हैं इसका। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती है। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन दूसरा और तीसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है। जो लक्ष्मा है वो किस कहानी की पात्र है। तो कोसी के घटवार की ये पात्र रहेगी भाई, ठीक है। लक्ष्मा कोसी के घटवार कहानी की पात्र है, ठीक है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। अन्य प्रसिद्ध कहानीकार है उसके पात्र भाई। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति, ये इसके पात्र है। किसके भी, पुरस्कार के। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश, ये इसके पात्र रहेंगे, ठीक है। आगे ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद्र जी की कहानी है। जोखू, जंगी ठाकुर, क्या है इसके पात्र रहेंगे भी, ठाकुर के कुआं का। उसने कहा था, गुलेरी जी की है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। 1915 में प्रकाशित हुई, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। लैना सिंह है इसका पात्र, सूबेदारनी है, बोधा है और वजीरा सिंह है भाई। पिता ज्ञान रंजन जी इसके हैं लेखक। पिता और पुत्र, बस 2 ही इसमें पात्र है। अगला है क्वेश्चन हमारा, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या कुछ है, देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। बिल्कुल ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का वर्णन हुआ है। महानगरवासियों, उच्चतम मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आकांत कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला और तीसरा ठीक है। विवाह इतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न है, ठीक नहीं है भाई। तो पहला और तीसरा ठीक है, ये ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आकांत कर दिया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चील ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अनंत की
अनियंत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने कहा है जिंदगीनामा के विषय में भाई। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है भाई, देखते हैं। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, ये तो बिल्कुल ही ठीक है, आपको ही पता है इस बात का। ठीक है, आपका बंटी तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है, बिल्कुल ठीक है। समकालीन राजनीति नहीं भाई, राजनीति में प्रवेश नहीं भाई। दाम्पत्य संबंध का विघटन, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 4 ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, सी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। आपका बंटी 1971 का उपन्यास है। कब का है आपका बंटी? 1971 का उपन्यास है। अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 40वां, मिलान करना है भाई, तो इसको सीधा ही देख लेते हैं। ये आ नहीं रहा है, देख लेते हैं, छोटा छोटा लिखा होगा तो हाँ जी यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं फिर पूरा नहीं है वही इसमें, तो देख लेते हैं ऐसे। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नवेदा वाली और तीसरी महिवापुर वाली। तो ये रूपन बाबू का कथन है, तो ए का 2 हो गया भाई। अगला है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते, संपत्ति बड़ी समस्या बड़ी तपस्या से मिलती, ये होरी का है भाई, तो बी का 1 हो गया और ए का 2। देखो भाई, ए का 2, बी का 1 इसी ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन वैसे आपका ठीक रहेगा। तो अगला देखते हैं। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, ये शेखर का है भाई, तो सी का 4 हो गया। आगे है समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा, ये लोरिक देव का है भाई, तो डी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। चुनाव जीतने, ठीक है, महिवापुर वाली, रूपन बाबू, छोटे बड़े डैश डैश से मिलती है होरी, सबसे पहले ताजी स्मृति हो सके शेखर, समूचा आर्यवर्त जा रहा है लोरिक देव भाई। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ठीक है, 2 गांव आए हैं भाई, ठीक है, तो वो बताना है। तो गंगोली आया है और समेरी आया है, बेलारी और मेरीगंज नहीं आया है, तो ए और 2 डी ऑप्शन अपना ठीक ही रहेगा। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर के जिले गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया तथा मेला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य तत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है? क्या भाई? आज का इतिहास हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य तत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भाई बाबू गुलाब राय का है। किसका है? बाबू गुलाब राय का ये कथन रहेगा भाई। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन को कहा है, जबकि नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है अतः मलयज मूलतः कवि है। इनके आलोचनात्मक निबंधों के 2 संग्रह कविता से साक्षात्कार 1979 एवं संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे मलयज के। अगला क्वेश्चन है, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मिलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा गया है? तो इच्छा ज्ञान और क्रिया, सी ऑप्शन ठीक है, इच्छा ज्ञान और क्रिया। इच्छा ज्ञान
क्रिया शिव की 3 शक्तियों को महाचिति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, तत्सम नहीं यानी तद्भव है, सॉरी तत्सम नहीं है, तद्भव है भाई। अग्नि, भ्राता, आज्ञा या किसान। तो किसान शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। किसान तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द तत्सम रूप है कृषक। यह क्या होगा? कृषक होगा। जबकि अग्नि, भ्राता एवं आज्ञा ये क्या है? तत्सम शब्द रहेंगे भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 45वां, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में भी पात्र दे रखे हैं और सूची 2 में क्या है? हमें उपन्यास दे रखे हैं। क्या है ये? उपन्यास है। तो देखते हैं, लाला मदन मोहन, ये परीक्षा गुरु का जो परीक्षा गुरु है इसका पात्र रहेगा। तो ए का 4 सी ऑप्शन में है। देखो भाई, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ठीक है, राम कृष्ण बाबू, ये मेला अंचल का है भाई। ठीक है, मंगल गोदान का है और जुबेर झूठा सच का है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, राम कृष्ण बाबू मेला अंचल, मंगल गोदान, जुबेर झूठा सच पे। अगला क्वेश्चन है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संबंध में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का? क्या भाई, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का रहेगा भाई? तो किस आलोचक? नामवर सिंह का रहेगा। किस आलोचक का भाई? नामवर सिंह का ये कथन रहेगा। किसका? नामवर सिंह का ये कथन रहेगा भाई। तो उपयुक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जो इस प्रकार है। ठीक है, तो देखते हैं। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान कहा। किसको? अंधेरे में कविता को। ठीक है, तथा अरक्षित जीवन की कविता भी कहा है रामविलास शर्मा ने। जो अंधेरे में कविता है, ठीक है, उसको रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान कहा है और अरक्षित जीवन की कविता कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। इंद्र मदान जी ने कहा है आत्मा संशोधन का अनुसंधान कहा है। ठीक है, जो इंद्र मदान है इन्होंने आत्मा संशोधन का अनुसंधान कहा है अंधेरे में कविता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? ठीक है भाई, निम्नलिखित में से 4 कवि दे रखे, इनमें से किसका नाम हितैषी है ये हमें बताना है। तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा या जगदम्बा प्रसाद। तो जगदम्बा प्रसाद जो है इनका नाम हितैषी है। तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र, जन्म 1885 ईस्वी, निधन 1957 का जन्म मुरादाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी था। क्या था? जगदम्बा प्रसाद का क्या था? हितैषी नाम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मार्त गीता, कल्लोनी, वेकाली, दर्शना आदि। और भाई मैंने उपनाम वाली भी आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर है, वो भी आप पेपर से पहले देख लेना, आपके डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार। ठीक है, जो भारतेंदु युग है उसके हमें निबंधकार बताने हैं जो प्रमुख है। तो भाई देखते हैं, पदम सिंह शर्मा नहीं भाई, काशीनाथ सिंह बिल्कुल है, श्याम बिहारी मिश्र नहीं, राधाचरण गोस्वामी ये भी बिल्कुल है। तो 2 और 4 क्या है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार रहेंगे। देख लेते हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ खत्री एवं राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, जो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
अगला क्वेश्चन है 49वां। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ठीक है भाई, पक्ष में नहीं है मार्क्सवादी चिंतन के, वो हमें बताना है। आधार और अधिरचना ये तो है, वर्ग संघर्ष भी है, प्रतिनिधि पात्र भी है, लेकिन यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में। ठीक है, यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो क्या प्रतिपादित किया है ये हमें बताना है। पहला है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी, बिल्कुल ठीक है। कलियुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। कलियुग में, ये गलत है, कलियुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलियुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ठीक है भाई, तो 1 और 4 हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, 1 और 4 हमारा ठीक रहेगा, डी ऑप्शन अपना ठीक है। देखते हैं सार इसका। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। अतः कलियुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, पहला और चौथा। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। जो रामचरितमानस है, पेपर में पूछा जाता है, उसको भी मानव समाज का क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। इसके कुल 7 कांड है। कितने कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड है। ठीक है, तो कौन कौन से 7 कांड? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, तो ये भी कांड है और ये क्या है, क्रम से भी पूछे जाते हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। क्रम से भी आते हैं भी पेपर में ये, तो आपको इसको ध्यान रखना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले कहानी इनकी पंच परमेश्वर। ठीक है, तो 2 तो ये कट हो गई। उसके बाद है बूढ़ी काकी, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं इसका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम रहेगा। पंच परमेश्वर 1916 की है भाई, बूढ़ी काकी 1920 की है, सवा शेर गेहूँ 1924 का है। प्रेरणा प्रेमचंद्र की अन्य कहानियां हैं, नमक का दरोगा 1912 का, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका प्रकाशन याद रखना है और 11वीं क्लास में लगी हुई है ये। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं प्रेमचंद्र जी की। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? जो नंददास की कृति नहीं है वो हमें बतानी है। तो रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। जो कवि प्रिया है ये नंददास की कृति नहीं है भाई, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं हैं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया केशवदास की रचना है। किसकी है? देखो, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी किसकी है? नंददास की है। और कवि प्रिया किसके? केशवदास की है। इसका समय 1601 है। ठीक है, कवि प्रिया का है ये। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि गई। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? दिनकर जी का है। के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? ठीक है, जो अकबर के भाई राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब था वो किस भाषा में रखा जाता? तो हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय 4 भागों में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इस पर हिंदी दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कब मिला? 1959 में मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है भाई देव के?
तो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है ये हमें बताना। तो 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में देव के ग्रंथों का भी। तो देखो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने भी 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, देव शतक, प्रेम तरंग इत्यादि। ठीक है, तो 23 ग्रंथों का किया है भी और देव के सभी ये ग्रंथ हैं। 55वां क्वेश्चन है, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये नक्सलबाड़ी से ली गई है। किससे भाई? नक्सलबाड़ी से ली गई है। और उपयुक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की द्वारा रचित कविता नक्सलबाड़ी से है। धूमिल की प्रमुख कविताएं हैं मोचीराम, ठीक है, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56वां, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति किसका है? वाचाम अलंकृति किसका है भाई? तो ये भामा का है। किसका है? भामा का रहेगा। इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचा अलंकृति यह कथन भामा का है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में है। काव्य अलंकार कितने परिच्छेदों में? 6 में है। पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि अब पेपर में काफ़ी डीपली पूछा जाने लगा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम या गुद्दड़साई। तो ग्राम सबसे पहले की इनकी कहानी है, तो 3 से 1 ही ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। ग्राम 1911 की है, गुद्दड़साई 1926 की है, आकाशदीप 1928 की, इंद्रजाल 1936। ठीक है, तो ये क्या है? सारी ठीक है। और प्रकाशन ये जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। प्रमुख चर्चित कहानियाँ इनकी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती। बिसाती कहानी काफ़ी बार पूछी जाती है। सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। और छोटा जादूगर, ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही, अगर वह कविता भाववेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ठीक है, तो किससे लिया गया है ये उद्धरण, ये हमें बताना है। तो ये भाई एक लंबी कविता का अंत, एक लंबी कविता के अंत से लिया गया। क्या भाई? इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही, अगर वह कविता भाववेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किसके लिए लिया गया? ये तो भाई किसके लिए लिया गया? एक लंबी कविता का अंत। तो एक लंबी कविता का अंत के लिए लिया गया है। मुक्तिबोध की प्रमुख कविता है, ये मुक्तिबोध की कविता है भाई। ठीक है, एक लंबी कविता का अंत, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतरकरण, आयतन, भूल गलती। अंधेरे में, ये भूल गलती काफ़ी बार पूछा जाता है, ब्रह्म राक्षस काफ़ी बार पूछा जाता है। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आकाश के दीप अंधेरे के नाम से हुआ था। देखो जो अंधेरे में कविता है इनकी, ठीक है, मुक्तिबोध की, इसका पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी को आशंका के दीप अंधेरे के नाम से हुआ था। ठीक है, आशंका के दीप अंधेरे के नाम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कीर्ति के पात्र है? रानी केतकी कहानी के, वामा शिक्षक के, भागवती के, देवरानी जेठानी की कहानी। तो देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र रहेंगे पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे। पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठी की कहानी के पात्र है, जो 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। वामा शिक्षक
मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय की है भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी की कहानी रहेगी। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। मैं नीर भरी दुख की बदले नहीं भाई, इसमें स्त्री के सामाजिक पर्दे और श्रेय को रेखांकित किया नहीं। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। देखो, मैं नीर भरी दुख की बदले, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। 3 और 4 ठीक रहेंगे, डी ऑप्शन ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है तथा स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। और मैं नीर भरी दुख की बदली ये भी महादेवी की ही पंक्ति है। 61वां क्वेश्चन है, मुर्धैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल है। जो मुर्धैया है, ठीक है, ये क्या है, एक आत्मकथा है और दलित आत्मकथा है, तुलसीराम द्वारा रचित। ठीक है, तो इसमें जो नन्हुक पांडे है वो किस कला में कुशल है ये पूछा गया। तो ढोलक वादन करने में कुशल, इसमें है ढोलक वादन करने में कुशल है भाई। मुर्धैया में नन्हुक पांडे ढोलक वादन कला में कुशल है। तुलसीराम की दलित आत्मकथा मुर्धैया 2010 में 5वां प्रकाशन और मणिकर्णिका 2013 में दूसरा भाग है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, क्या भी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है। तो इसमें भेदवाद दर्शन है भाई। ठीक है, तो कौन सा दर्शन है, भेदवाद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो भेदवाद इसमें है भी। ये पंक्तियां विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य, सॉरी भाई डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है भाई, डी है, गलती से बता गई मैं, डी ऑप्शन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है भाई, तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा। तो पंक्तियां विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रहेंगे। ठीक है, और हमारे देखो ये दर्शन है और इनके प्रवर्तक, अद्वैतवाद शंकराचार्य प्रवर्तक हैं, द्वैताद्वैतवाद या भेदवाद निम्बार्काचार्य है, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद विष्णु स्वामी भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो श्री लाल शुक्ल के सही अनुक्रम बताना उपन्यासों का। तो विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज और पहला पड़ाव, ये सभी उपन्यास किसके हैं, श्री लाल शुक्ल जी के हैं। तो सबसे पहले सूनी घाटी का सूरज आएगा। तो देखो, सूनी घाटी का सूरज 3 में सी में है, से अपना ठीक रहेगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यास है। सूनी घाटी का सूरज भाई 1957 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में और विश्रामपुर का संत 1998 में। तो श्री लाल शुक्ल जी के उपन्यास रहेंगे। सूनी घाटी सबसे पहले आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। हानुस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो आषाढ़ का एक दिन सबसे पहले आएगा 3, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में, आधे अधूरे 1969 में, हानुस 1977 में। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अशोक घोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर की थी भाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लहरों के राजहंस नाटक की रचना किसने की थी, मोहन राकेश ने, और अश्वमेघ के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर, ठीक है, की थी। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या भी, मील का पत्थर भी कहा जाता है आधे अधूरे नाटक। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है और हानुस नाटक भीषण साहनी का है। अगला क्वेश्चन है,
ये कल भी आया था क्वेश्चन, अगर आप किसी को याद है तो ये लगा लो भाई, रिपीटेड क्वेश्चन आने लग रहे हैं पेपर में। पीछे वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये क्या है, रिपीटेड है। तो देखते हैं, राष्ट्रपति का आदेश कब हुआ था? 1955 में हुआ था भाई, ठीक है। तो एक और दो, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, जो संसद की राजभाषा समिति के सुझाव है ये 1959 में दिए गए थे, तो बी का 3 हो गया। और राजभाषा अधिनियम ये 1963 में आया था भाई, ठीक है। संकल्प 1968 में। तो ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन ठीक रहेगा। ए का 2 एक ही में है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 पे। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश 1955 में हुआ, संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 में आया, राज्य भाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ, संकल्प 1968 में पारित हुआ भाई, ठीक है। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर बीजेपी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 21 सदस्य थे। पूछा जा सकता है राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। और किसने किया था इसका गठन? तो राष्ट्रपति उस टाइम के हमारे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और सन 1955 में बाल गंगाधर बीजेपी की खेर की अध्यक्षता में किया था इसका गठन भाई, राजभाषा आयोग का। अब आगे है, पहला था वो, संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे। इनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया था भाई। और जिस भी बच्चे को अगर अनुच्छेद अच्छी प्रकार से करने हैं तो मैंने अनुच्छेद की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है, और बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखा, जो महत्वपूर्ण है वही करवा रखे हैं, तो आप प्लीज़ उसको जाकर जरूर देखना। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। संकल्प 1968 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? तो हमें भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है ये हमें बताना है। तो इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ, बिल्कुल ठीक है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, बिल्कुल ठीक है। ये विचार प्रधान नाटक है, नहीं भाई। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास बिल्कुल नहीं हुई भाई। तो पहला और दूसरा ठीक है, सॉरी दूसरा और तीसरा, सॉरी भाई, सॉरी। तो दूसरा और तीसरा ये विचार प्रधान नाटक है, तो दूसरा और तीसरा हमारा ठीक है रहेगा। तो भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक विचार प्रधान नाटक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और इसको नाट्य और रासक कहा गया है, ठीक है, भारत दुर्दशा को। इसमें 6 अंक है, कितने हैं? 6 अंक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी 6 अंक पूछा जाता है। और भारत दुर्दशा क्या है? नाट्य या रासक, ये भी पूछा जाता है। और इसके देखो यहाँ पे 6 अंक के दे रखे हैं। प्रथम अंक में है स्थान भित्ति, ठीक है। द्वितीय अंक में है, इस अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित हो जाता है, ठीक है। तृतीय अंक में है, इस अंक में भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक में है, इस अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक में है, पूछा जाता है भाई ये अंकों में क्या क्या है। पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्देव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। छठे अंक में है, छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारण को कम कर दुर्दशा करने वालों को यथार्थ चित्रण करना है।
अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दे, बीती बारी जाग रही, ये जो जमुना के से कछार, पंध फटे विबाई के उधार, इस धारा सा ही जग का कर्म, शाश्वत इस जीवन का संगम। तो साथ में ही इसको देख लेते हैं भाई। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू झुककर, तो ये स्त्री जागृत है। बीती भारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, ये तो जागरण गीत है। तारा घट उषा नागरी, क्या जागरण गीत हो गया भाई। और ये जो जमुना के से कछार, पद पटे विबाई के उधार, ये सामाजिक विसंगतियाँ हैं। अगला है, इस धारा सा ही जग का कर्म, शाश्वत इस जीवन का संगम, तो ये दार्शनिकता है। दोबारा से देखते हैं, पेपर में पूछा जा सकता, काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में ही आया हुआ है, अब की बार पूछा जा सकता है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी चंचू छुकर, तो स्त्री जागृत है ये। बीती विबारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उजा नागरिक, जागरण गीत है। ये जो यमुना के से कछार, पद फटे विबाई के उधार, ये सामाजिक विसंगति है। इस धारा सा ही जग का कर्म, शाश्वत इस जीवन का संगम, तो ये दार्शनिक है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य है, तो ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य कौन कौन से, ये हमें बताना है। तो स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, गलत है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, गलत है। स्त्री उपहार में देने की कोई वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, ये बिल्कुल ठीक है भाई। अगला है, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, ये भी ठीक है, ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य है। ये तो तीसरा और चौथा हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, सी ऑप्शन ठीक है। देखते हैं भाई आगे। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, तथा स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। उपयुक्त कथन ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य विषय है। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का नाटक है और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्र के आधार पर लिखा गया। जो ध्रुव स्वामी नाटक है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र हैं, पूछे जाते हैं भी पेपर में। स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा। पुरुष पात्र है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, महिरदेव, पुरोहित प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में ध्रुव स्वामी प्रमुख पात्र है, जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्या को, समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो शामी भाषाओं में शामिल कौन सी भाषा नहीं है वो हमें बतानी है। तो इब्रानी है, अरबी है, हबसी है, लेकिन फ़ारसी नहीं है। फ़ारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारतीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रथम भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, पुर्तगाली और इतालवी। ये भाषाएं क्या है, हमारे भारतीय परिवार में बोली जाती है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। ठीक है भाई, किस विचार से जो है गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। तो सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, सादे की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, ये ही क्या इसमें सहमत नहीं है गांधी दर्शन में। तो देखते हैं, सादे की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। गांधीवादी दर्शन कई स्तरों से आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक तथ्यों पर मौजूद हैं। गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल हैं। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम हैं।
सादा जीवन और श्रम पर जोर है, सत्य और अहिंसा पर है। अगला क्वेश्चन है 71वां, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। ठीक है भाई, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। ठीक है, क्या है, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। और इसके प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया है, तो अमोड़ा गांव का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का ही बहुप्रशंसित आत्मकथा है। इसकी रचना 1969 ईस्वी में किया था। यह 4 खंडों में है। कितने खंडों में, 4 खंडों में है भाई। क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। भाई नीचे फिर 2 कथन दिए गए हैं। ठीक, अभिकथन और कारण है। तो देखते हैं, जोगदरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। क्या भी जोगदरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ क्या है, पाठक तय करता है। ये बिल्कुल ठीक है, अभिकथन है ये। और इसका कारण है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो दोनों ही ठीक है भाई, ए और आर दोनों सत्य हैं। ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ए ऐसी आपू ही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के 21 चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, यही ऐसी आपू नसे जेहे चौपट राज। तो ये भाई गुरु भी कहते हैं, ठीक है, और महंत। तो ए और डी दोनों से गवाया गया है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ए ऐसी आपू नसे जैसे चौपट राज। उपयुक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 ईस्वी में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक है, जिसके दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है 74वां, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से ये लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। उपयुक्त कथन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से उद्धृत है। यह कहानी प्रेमचंद्र की है। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र है दिल फिराक पुरुष पात्र है। कहानी का मुख्य पात्र है जो कि दिल फिरेब से बेपनाह प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिल फरेब नारी पात्र है, एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य पात्र है। अगला क्वेश्चन है अंधा युग के संबंध में से विचार कीजिए। यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। क्या है भाई, सही उत्तर इसमें बताना है। अंधा युग के बारे में पूछा। यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता। देखो 4 तो इसमें बिल्कुल नहीं है। देखो 4 नहीं है तो 4 तो ये कट गए, वैसे भी 2, ठीक है। और इसमें भाई पहला भी नहीं है, ठीक है, तो बी आएगा दूसरा और तीसरा। आधुनिक भावबोध को रूपांतरित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप से मौजूद है। यह दोनों कथन अंधा युग के संबंध में सही है।
अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख पात्र है जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण इत्यादि। ठीक है, तो देखो भाई ये तो बिल्कुल नहीं है, यह भारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो कथानक से है भाई। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह कथन यूनानी भाषा के अनगेनोरिशिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांत के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। अगला है क्वेश्चन, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? जो कमलेश्वर है इन्होंने नई कहानी के बारे में क्या कहा है ये हमें बताना है। नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसमें विभिन्न सत्रों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा की। पहले देख लेते ऑप्शन में सही पूछा है तो एक तो बिल्कुल ठीक है। देखो एक किसी में नहीं है तो इसलिए सारे कटोगे, सी ऑप्शन अपना ठीक होगा। फिर भी हम देखते हैं, नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, ठीक है। उसमें विभिन्न सत्रों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा गलत है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला। क्या भाई उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला, ठीक है। ए और 3 ठीक है। व्यक्ति के मन राग विराग की अभिव्यक्ति होती है, ये गलत है। तो पहला और तीसरा ठीक रहेगा, सी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। देखते हैं, कमलेश्वर का नई कहानी के संदर्भ में कथन है, नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है, ठीक है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, भोगे हुए यथार्थ पर प्रकाश किस में डाला गया? तो नई कहानी में डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानियाँ पूर्वाग्रह से युक्त होती है, लेकिन नई कहानियाँ किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थी। नई कहानी पर सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है। अगला है 78वां क्वेश्चन, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताओ। रचनाओं ने भी रचनाकार हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हमें बताना है रचनाकार का। तो देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त सबसे पहले आएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है। फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, फिर रामदास में विवेक राय, इनसे बाद में सबसे बाद में विवेक रॉय आएंगे। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1907 में। अध्यापक पूर्ण सिंह 1981, 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। रामदास में 1924, विवेक राय 1924, 2016 में इनकी मृत्यु हुई गई। बाल मुकुंद गुप्त 1865 में जन्म हुआ, अध्यापक पूर्ण सिंह का 1881 में हुआ, रामदास मिश्र का 1924 में हुआ, विवेक राय का 1924 में हुआ जन्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है, ठीक है। या अभी दोबारा से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है? तो सिद्ध साहित्य में किया गया है। इसमें सिद्ध साहित्य में किया गया है। देखते हैं, सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। तो सिद्ध साहित्य की विशेषता जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन,
ब्राडम्बर प्राखंडों की कटु आलोचना, रहस्यवाद अनुभूति और जनभाषा का प्रयोग है। तो अगला क्वेश्चन है पुस्तक और लेखों का सही मिलन। तो भाई एक ही बार में कर लेते हैं इधर ही, क्योंकि आधे आधे दे रखे हैं। ये आगे यहाँ पे केशवदास पुस्तक है केशव की काव्य कला। तो किसकी पुस्तक है केशव की काव्य कला? कृष्ण शंकर शुक्ल की है। केशव की काव्य कला किसकी पुस्तक है? कृष्ण शंकर शुक्ल की है। ये गुप्त की कला ये सत्येंद्र की है। पद्माकर की काव्य साधना अघोरी गंगा प्रसाद सिंह की है। ठीक है भाई। प्रसाद की काव्य साधना ये रामनाथ लाल सुमन की है। रामनाथ लाल सुमन की रहेगी भैया। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? किस पे भी? जगदीश चंद्र की उपन्यास है धरती धन्य अपना। ठीक है। जो इसकी विषय वस्तु है वो किस पर आधारित है? किस विषय पर आधारित में ये बताएं। तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य अपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनका उपन्यास धरती धन्य अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास है यादों का पहाड़ 1966 में, आधा पुल 1973 में, कभी न छोड़े खेत 1976 में, मुट्ठी भर कांकर काफ़ी महत्वपूर्ण है 1976 में, टुंडा लाट 1978 में, नरक कुंड में वास ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 1994 में। अगला है मिलान करना। पात्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या है कहानियाँ दे रखी है। लहना सिंह किसका पात्र है? तो ये उसने कहा था। ठीक है। तो ए का 4 हो गया भाई। ए का 4 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना ठीक हो गया है। फिर भी देखते हैं आगे। पीर बख्श जो पीर बख्श है ये पर्दा कहानी का है। लतिका परिंदे, श्यामनाथ चीफ की दावत। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तो लहना सिंह उसने कहा कहानी का पात्र और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसके कहानीकार है। पीर बख्श पर्दा कहानी का पात्र और यशपाल इसके कहानीकार रहेंगे भाई पर्दा की। लतिका परिंदे कहानी की पात्र है और निर्मल वर्मा की कहानी रहेगी। श्यामनाथ ये चीफ की दावत का पात्र है और भीषण सहानी इसके लेखक रहेंगे। अगला बकरी नाटक से संबंधित तथ्य कौन से हैं? ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। तो यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है भाई। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, गलत है। इसके गीत साधारण कोटि के, ये भी गलत है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो पहला और चौथा ठीक रहेगा। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है। बकरी नाटक स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार है। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। इनके 3 नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ है। बकरी नाटक 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था भाई। इसमें 2 अंक है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य है। जो बकरी नाटक इसमें 2 अंक है भाई। और जो 2 अंक है यानी 1 अंक और दूसरा अंक, तो 1 अंक में 3 दृश्य हो गए, दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हो गए। ठीक है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस प्रदेश में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंधा युग युत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग में जो युत्सु है उसकी चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा। तो मानव भविष्य की रक्षा क्या है उसकी चिंता है भाई। अंधा युग में युत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग 1954 ईस्वी का नाटक है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है ये। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके पात्र महाभारत कालीन है। कृष्ण अवस्थामा, युत्सु, संजय गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से ही लिए गए हैं। 85वां क्वेश्चन है
घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? ठीक है भाई, घनानंद की कविता के विषय में पूछा गया है। तो भाषा की लाक्षणिकता तो बिल्कुल है, भाषा की व्यंजकता भी है, उक्ति वैचित्र्य भी, लेकिन संध्या भाषा नहीं है। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं है पाई जाती। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्ण की सर्वप्रिय विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त ममोर उक्तियाँ भी है। फिर भाई अभिकथन और कथन आ गए हैं। ठीक है, तो अभिकथन है, कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। बिल्कुल ठीक है भाई, जो कविता मनुष्य के हृदय क्या करती है? शुद्ध करती है, क्योंकि मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है। 86वां क्वेश्चन है अपना, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है, क्या कुछ इसमें सम्मिलित है ये हमें देखना है। तो भाई मांजुली है, धरती का धनी नहीं है, 20वीं सदी का बाणभट्ट नहीं है, बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मल ये संबंधित है, तो ए और 40 में सम्मिलित रहेंगे। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, और अज्ञे जी का पूरा नाम भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से याद रखना। इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। परशुराम से तुर्खम, ये भी इसके अंदर है भाई। अरे यायावर रहेगा याद, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा मांझली बहता पानी निर्मला, एलूरा मांझी बहता पानी निर्मला, ये सभी अरे यायावर रहेगा याद के अंतर्गत आएंगे भी। तुर्खम, परशुराम से तुर्खम, पिछले पेपर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें यह आया था परशुराम से तुर्खम, और ऐसे ही पूछा गया था क्वेश्चन। किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा मांझली बहता पानी निर्मला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो उदिता, चांद का मुँह टेढ़ा है, चिंता, संसद से सड़क, तो चिंता सबसे पहले आएगा भाई, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देख लेते हैं, चिंता 1924 ईस्वी अज्ञे जी का है। ठीक है, ग्रंथ। चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। संसद से सड़क तक धूमिल जी का है, सुदामा पांडे धूमिल जी का 1972। उदिता 1980 का है, शमशेर बहादुर सिंह का भी। तो सबसे पहले चिंता, फिर चांद का मुँह टेढ़ा, फिर संसद से सड़क तक, फिर उदिता भी। और चिंता किसका है? अज्ञे का है। चांद का मुँह टेढ़ा किसका? गजानंद माधव मुक्तिबोध का। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की है भाई ग्रंथ, और उदिता शमशेर बहादुर सिंह। ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, जो ईदगाह कहानी है उसके पात्र नहीं है वो हमें बताना है। जुम्मन शेख नहीं है भाई, ठीक है। महमूद है, भजन सिंह नहीं है, मोहसिन भी है, तो 2 और 4 है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, ये तो है, तो पहला और तीसरा नहीं है, पहला और तीसरा नहीं, बी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। तो देखते हैं, जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, इसके पात्र अमीना दादी है, हामिद पोता, मोहसिन दोस्त है, महमूद दोस्त है, नूरे दोस्त है, सम्मी दोस्त है, जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। अगला है 90वां क्वेश्चन, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य, हमें सही तथ्य बताने हैं। ठीक है, आपकी बात सही बताना है, तो ध्यान से देखते हैं। यह 12मासा शैली में लिखा गया, बिल्कुल ठीक है भाई, क्या है ये 12मासा शैली में लिखा गया है, इसलिए हमारा 2 तो कटवा, क्योंकि एक ठीक है ना, तो एक इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। ठीक है, तो और देखते हैं, पहला ठीक है। 12मासा की शुरुआत जायसी ने की है, नहीं, गलत है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13 महीने का उल्लेख किया है, ये भी क्या गलत है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, ये क्या है ठीक है, तो पहला और चौथा ठीक रहेगा, यानी सी ऑप्शन ठीक है।
मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विरत हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्ण में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा वर्ण के साथ साथ नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। तो नीचे एक गद्यांश दे रखा यानी अवतरण दे रखा, उसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखते हैं। यदि किसी देश का ब्रह्मा रूप सम्मान योग्य तथा सुंदर नहीं बन सकता है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का श्री गणेश नहीं हुआ है। साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है और तभी उसका भरा रूप भी साफ स्वस्थ दिखाई देता है और साथ ही भरा रूप के साफ और स्वस्थ रूप से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित है। जबकि हमारे देश में नाना भांति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है, जबकि हमारे समाज में आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, हमारे 90% जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है, तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतरी और बाहरी अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। साहित्य की साधना तब तक बंद ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदम्य आकांक्षा जागृत न कर दे जो सारे मानव समाज को भीतर से और बाहर से समुद्र तथा सम्मान योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रहे। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सकी तो हम में से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को जरूर संग्रह कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक है। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई तो कितनी भी विधा क्यों न पड़ी हो वह एक जंजाल मात्र सिद्ध होगी और दुनियादारी और चालाकी का टपोसला ही बनी रहेगी। जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पलता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी, भूख होनी चाहिए भाई। तो ये क्या था, हमारा अवतरण था। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे भाई। हमारा वर्तमान साहित्य, ठीक है, हमारा वर्तमान साहित्य व्यक्ति समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं भाई, सर्वतोभावेन नहीं, अज्ञानता और कुसंस्कार दूर करने में सहायक नहीं, सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। ये बिल्कुल हमारा ठीक रहेगा भाई, डी ऑप्शन ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन है 92वां, किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब उस देश के लोग सच्चरित्र हो, उस देश में सत्य साहित्य हो। तो यही ठीक रहेगा, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है 93 क्वेश्चन, अदम्य आकांक्षा के बिना जीवन संभव नहीं, विद्या व्यर्थ है और साहित्य निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल है। तो क्या मूल है भाई? साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना। पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई, साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना, यही क्या है इस अनुच्छेद का मूल तत्व है भाई। अगला है साहित्य साधना की अनिवार्यता का कारण। तो क्या है? देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे फिर एक अवतरण दे रखा है, उसको पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो करते हैं। ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है, तो यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भाव के संचार के मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही
रही है। फिर जो जो अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों तो मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा भाई। तो अब हमें ये क्वेश्चन करने हैं। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमें बताना। तो वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण उच्च काव्य का प्रधान लक्षण है। नहीं भाई। विचारों की क्रिया से परिस्थितियों के मर्म स्पर्शी मूर्त और सजीव पक्ष पर विशेष जोर। अगला है अनुसंधान, नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्रण को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावना या कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती है। भाव व्यापार, ये बिल्कुल ठीक है। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचित होता है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। नए विचारों वैज्ञानिक विवेचनों के परिप्रेक्ष्य में कवि को अपनी सृजना शक्ति को समृद्ध करना आवश्यक है। भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर है। ये ठीक है। 98वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है। तो आधुनिक युग में विचारों के विस्तार के साथ हृदय के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या है? गलत है भाई। हमारे ज़माने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार परस्पर संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है। ये क्या है? गलत है। ऊपर संबंधित दे दिया, आप क्या कर दिया? परे है, यानी अलग है इससे। तो बी ऑप्शन क्या है? गलत है। ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञान की स्थिति भाव की स्थिति की पूर्ववर्ती, ये भी ठीक है। बी ऑप्शन गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य के भाव अधिक व्यापक हो गए। गलत है। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य की बुद्धि और भाव दोनों क्षय हो गए। ये भी गलत है। सभ्यता के विकास के साथ हमें सिर्फ बुद्धि की जरूरत रह गई। ये गलत है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसने ठीक ही पूछ रखा और ठीक हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है भाई। तो भाई इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है। और भाई मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।